डॉक्टर छाबड़ा, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर छाबड़ा, एक तो ये बताएं कि इस मौसम में, ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में, बहुत सारे लोगों को सांस की दिक्कत होती है। और अब सांस की दिक्कत के साथ दूसरी परेशानी और आ गई कि कोविड-19। अब छोटी मोटी भी दिक्कत हो तो आदमी घबरा भी जाता है। जी। तो पहले तो ये बताएं कि इस मौसम में, ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में, दिक्कतें क्यों होती हैं, और यदि किसी व्यक्ति को दिक्कत है सांस लेने में या कोई दूसरी परेशानी है तो ये कोविड-19 का संकट नहीं है, वो कैसे पता करे? जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। अभी जैसे बारिश का टाइम आता है, एलर्जेंस आते हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी सांस के मरीज हैं, उन लोगों को अस्थमा के बीमारी में एकदम उठाव आता है, उनकी सांस में उठाव आता है। और जैसा कि अपने को पता है कि हम लोग पेंडेमिक कोविड-19 में अभी जी रहे हैं, और कोविड-19 भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ है, उसके अंदर भी सांस चलता है। तो काफ़ी लोग जो अस्थमेटिक हैं और जो नॉर्मल सांस के मरीज हैं, उनको अगर सांस का उठाव हो रहा है और वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भाई हमको कोविड-19 है या सिंपल हमको सांस की बीमारी है, तो उसको पता करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को फीवर नहीं आ रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर उसको मलेज यानी कि जो थकान यूजुअली बहुत ज़्यादा वाली थकान जो है वो कोविड-19 में आती है, और इसमें यूजुअली ड्राई कफ होता है। अस्थमा में भी हो सकता है, लेकिन अस्थमा में थोड़ा बहुत जो कफ है, स्टिकी सा कफ निकलता है, इसमें तो ड्राई कफ और हैकिंग कफ सा रहता है। और इसके साथ साथ में पेशेंट को दूसरे फीचर भी आते हैं, जैसे स्मेल चली जाना, टेस्ट चला जाना, और फीवर जो है वो इसका कंटिन्यूस बना रहता है, टूटता नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर पेशेंट को कुछ नॉलेज है कि वो किसी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं आया है, वो हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं स्टे की हिस्ट्री तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर छाबड़ा, कुछ लोगों को यही परेशानी फरवरी मार्च के दिनों में भी आती है, कुछ लोगों को दिवाली के दिनों में भी आती है। तो बताएं कि सांस लेने की इन दिक्कतों का इन मौसमों से क्या संबंध है? अस्थमा में हम सीजनल वेरिएशन की हिस्ट्री लेते हैं। पर्टिकुलरली जैसे आपने बताया दीपावली, और जैसे होली का टाइम आया या ये बरसात का टाइम निकला, तो इनके वक्त में एलर्जन का लेवल, डिफरेंट डिफरेंट एलर्जेंस आते हैं, पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, जो फूल खिलते हैं उनमें से जो परागकण निकलते हैं, उनकी वजह से बहुत लोग एलर्जिक होते हैं, और इनकी वजह से इनका उठाव होता है। और दिवाली के टाइम में स्पेशली हम घर की सफाई करते हैं, तो डस्ट से एक्सपोजर बढ़ जाता है, और वो जो इतने टाइम की पड़ी हुई जो डस्ट है, उसके अंदर डस्ट माइट्स जो रहती हैं, जब सफाई करते हैं तो इन्वायरमेंट में आती है और हमारी सांस की नली के थ्रू जाती है, तो वो एक्सर्बेशन करती है, यानी कि सांस का उठाव बढ़ाती है। इसलिए इन चीज़ों इन वक्त पे, और मार्च के वक्त में पोलन ग्रेन्स मैक्सिमम होते हैं, फूल खिलते हैं उस वक्त, तो ये इसलिए उन समय पर अस्थमा का एक्सर्बेशन यानी अस्थमा का उठाव ज़्यादा होता है। डॉक्टर छाबड़ा, थोड़ा सा यहाँ ये भी पता करें कि सामान्य व्यक्ति में थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी हो गई हो, जुकाम हो गया हो, या हो सकता है कि किसी आदमी को बचपन में निमोनिया वगैरह हुआ हो, या लंग्स थोड़े से उसके इस तरह से कमज़ोर हो, जी। और एक व्यक्ति को थोड़ी सी ज़्यादा है। कैसे वो व्यक्ति पता करे कि वो अस्थमेटिक है या नहीं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि क्या होता है कि अस्थमा की सीवियरिटीज़ होती हैं। जैसे आपने बताया कि हल्का खांसी है या हल्का सांस है, बचपन में निमोनिया है, तो ऐसे में अगर पेशेंट बचपन में भी अस्थमा का पेशेंट है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर वापस थोड़ा बहुत शुरू होता है, तो वो कैसे पहचानें कि वापस मुझे अस्थमा हुआ है या मुझे अस्थमा ही है? तो इसको पहचानने के लिए 3 फीचर होते हैं: खांसी, श्वास और छाती में टाइटनेस का फील होना। ये इसके 3 कार्डिनल फीचर्स हैं। अगर पेशेंट को ये सब कुछ है तो एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि मुझे अस्थमा हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सीजनल वेरिएशन होना चाहिए। बीच बीच में एसिम्प्टोमेटिक पीरियड आता है, यानी कि पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है। और एक और बीमारी होती है जिसको हम COPD बोलते हैं। अगर पेशेंट को कंटिन्यूस सांस चल रही है, कंटिन्यूस खांसी है और कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन ठीक बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ये अस्थमा नहीं है, ये COPD है। आजकल तो एक और एंटाइटी है जो हम बोलते हैं अस्थमा और COPD का ओवरलैप, कि अब वो अस्थमा भी है उसके अंदर और COPD का भी मिक्सचर चल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, उसका अप्रोच डिफरेंट है। तो हमको वो भी पहचानना ज़रूरी होता है। जैसे क्रॉनिक स्मोकर्स हैं और उनके अंदर अस्थमा जैसे अगर फीचर आ रहे हैं, राइनाइटिस है यानी कि नाक से पानी आना, छींके आना, इस तरह के अगर फीचर्स आते हैं, और सांस का उठाव बराबर बना रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसमें COPD भी है और अस्थमा भी है। तो ये अस्थमा COPD सिंड्रोम है, ओवरलैप सिंड्रोम है। और इसको पहचानने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमेट्री।
कंफर्मेशन के लिए, सीओपीडी को भी और अस्थमा को भी। अगर किसी पेशेंट में हम यूजुअली क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसके अंदर हम फूंक उसको कहते हैं पेशेंट को कि जोर से झटके से फूंक मारे और लंबा फूंक मारे, तो उसमें उसकी कैपेसिटीज़ आती है, उसकी फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम आते हैं। तो उससे हम जज करते हैं कि पेशेंट के ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो जितना नॉर्मल आदमी में होना चाहिए उसकी बनिस्बत कम होता है। और फिर हम एक दवा देते हैं जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं। ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में अगर उसमें 12% 15% से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट आता है, इसका मतलब है कि वो अस्थमा से पीड़ित है। और अगर नहीं आता है इम्प्रूवमेंट तो सीओपीडी से पीड़ित है। लेकिन सीओपीडी के लिए एक स्पेशल एज होती है, वो एज होती है 50 साल 60 साल के ऊपर, किसी किसी में जल्दी भी आ सकता है। थोड़ा सा ये बताएं कि किसी व्यक्ति को सांस में दिक्कत है, तो जैसे आपने एक और शब्द काम में लिया, राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस या कुछ भी कहिए, तो ये दिक्कत उसके गले या नाक से संबंधित है या उसके फेफड़ों में दिक्कत है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत बढ़िया सवाल है ये। एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो नाक से संबंधित है, राइट। जिन लोगों को, जो लोग एलर्जिक हैं, पोलन ग्रेन्स, डस्ट या इरिटेंट्स या आप फ्यूम्स ले लें, कोई ऑडोर ले लें, जिससे भी उससे अगर है तो नाक अगर सेंसिटिव है, नाक की म्यूकोसा सेंसिटिव है तो छींके आना, नाक से पानी आना, और अगर ये कंटिन्यूस बना रहता है तो ये साइनोसाइटिस में भी कन्वर्ट होता है। साइनसेस हमारे नाक के दोनों तरफ साइनस होते हैं, अगर उनकी म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड होती है तो उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। उसमें बलगम बनना शुरू हो जाता है, पेशेंट को पीछे खींच खींच के नाक से खींचता है और मुंह में बलगम आना शुरू होता है, तो उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। अगर उसमें अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया तो फीवर आना, हेडेक बना रहना, थकान रहना, ये सब होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये फेफड़े की है कि इसकी, ये ऐसा माना जाता है हमारी साइंस के अंदर कि नाक, गला और श्वास नली तीनों एक ही से एक ये जुड़ी हुई है एक दूसरे से। और ये एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा एक ही डिजीज़ की रेंज है। अगर नाक के अंदर प्रीडोमिनेंट है तो एलर्जिक राइनाइटिस है, और अगर ये फेफड़ों में है तो अस्थमा है। अगर एलर्जिक राइनाइटिस हम अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं और वो कंट्रोल नहीं है तो वो पेशेंट अस्थमेटिक बनने में देर नहीं लगती है। ये इस तरह से ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है अस्थमा डेवलप होने का। हमें किस चीज़ से एलर्जी है, कौन सी चीज़ हमारे नाक या फेफड़ों को परेशान कर रही है, ये कैसे पता चले? देखिए, अभी मार्केट में सबसे पहले तो जो सबसे आसान तरीका है जो मैं अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि पेशेंट को सबसे पहले पता होता है कि मुझे किससे एलर्जी है। क्योंकि जैसे ही कोई एक्सपोजर हुआ, पेशेंट एकदम ठीक है, उस इन्वायरमेंट में आया और उस इन्वायरमेंट में एकदम से छींके तो वो नोटिस करता है कि यार आज क्या हुआ था और क्या चीज़ का एक्सपोजर हुआ। एक तो वो तरीका है। इसके लिए मैं मेरे पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि एक डायरी बनाएं, और डायरी बनाएं, जैसे आज अगर उनको सिम्टम हुआ है तो घर जाके लिखें या अपनी डायरी में लिख दें कि आज ये एक्सपोजर हुआ था मेरा खाने में। इवन कई लोगों को फूड एलर्जी होती है, खाने में ये मैंने खाया था। फिर उस पेज को भूल जाए और फिर उसके बाद में जब कभी वापस 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 15 दिन बाद अगर ऐसा सिम्टम आता है तो वापस से वो नोटिस करे और नोटिस करके वापस वो लिखे। ऐसा करते अगर ये 8-10 बार ऐसा होता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो उसको फिर ये सारे पेजेस को एक साथ देखे तो जो कॉमन चीज़ आएगी वो उससे वो एलर्जन है। एक बार में अगर किसी को एलर्जी किसी चीज़ से होती है तो मैं ये बोलूँगा कि बिल्ली का कूदना और छीके का टूटना वाली बात है, उसको आप कनेक्ट ना करें, इसको प्रॉपरली लंबे समय तक देखें तो हम कर सकते हैं। अब रही बात साइंटिफिक वे की, तो साइंटिफिक वे में एलर्जन टेस्ट होते हैं जो सीरम एलर्जन भी होते हैं, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड हैं वो स्किन प्रिक टेस्ट हम बोलते हैं। तो स्किन प्रिक टेस्ट के थ्रू भी हम उसको पहचान सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो उस एरिया के अंदर, पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर जिस एरिया में पेशेंट रह रहा है, उस एरिया के एलर्जेंस हम ड्रॉप्स के रूप में लेते हैं, और स्किन के नीचे, हाथ की स्किन या पीठ की स्किन पे हम लोग एक पतली सी सुई से उसको प्रिक करते हैं, और उसमें अगर कोई रिएक्शन आती है तो हम, और 10 mm के ऊपर या कुछ इस तरह की हम पर्टिकुलर उसमें पोर्ट्स भी बनते हैं, सूडोपोडिया बनते हैं जिसको हम बोलते हैं। अगर वो बन रहे हैं और जितने ज़्यादा बन रहे हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि वो पेशेंट उससे एलर्जिक है। और उससे पहले स्क्रीन, क्योंकि इतने सारे एलर्जन होते हैं तो सीरम इतने सारे प्रिक नहीं कर सकते, तो हम सीरम एलर्जिक टेस्ट भी करते हैं, पर वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, वो सिर्फ गाइड करते हैं कि अब आपको स्किन प्रिक टेस्ट किससे करना है। तो इस तरह से हम एलर्जिक को पकड़ सकते हैं। डॉक्टर छाबड़ा, एलर्जी की आपने बात की, पता भी चल गया कि एलर्जी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि डस्ट से किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो हम डस्ट से परहेज़ कैसे करें, क्योंकि हमारे देश में डस्ट हर जगह है। इन दिनों जब
घर भी नम हो जाते हैं, किसी को नमी से ही एलर्जी है तो उससे बचे कैसे? एलर्जी का हमें पता चल गया, उससे बचे कैसे? जी। देखिए, डेफ़िनेटली आपने बोला डस्ट तो हर जगह है। जहाँ हमको क्लीन बहुत क्लीन स्पेस दिख रहा है वहाँ पे भी डस्ट है, जो हमारी आंखों में नहीं है, आंखों से दिख नहीं रही है। और डस्ट माइट्स इतने छोटे होते हैं, 3 माइक्रोन्स और भी कम साइज़ के होते हैं, जो हवा में भी सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल रहते हैं और ये डस्ट माइट्स भी रहती है। तो उससे अगर किसी को एलर्जी है तो हमको उस इन्वायरमेंट में हमको बचना पड़ेगा। किस तरह से बच सकते हैं? जैसे जो हमारे बेड हैं उनको रिपीटेडली हम गर्म पानी के अंदर जो धोए जा सकते हैं, और जो नहीं धोए जा सकते हैं उनको हमको एक कवरिंग आती है जिससे ये डस्ट बाहर नहीं आती है, तो उन कवरिंग के अंदर रखें, धूप दिलवाएं उनको, और हमको क्लीनिनेस रखें। जैसा कि बताया कि आपने कि इस वक्त बरसात का मौसम होता है और थोड़ा गीलापन घर के अंदर रहता है, फंगल आ जाती है, तो उस फंगल को हमको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट को अगर इससे है तो दरवाजे, खिड़कियां और ये खुले रखें, नॉर्मल एयर का वेंटिलेशन रखें, दरवाज़ों को बंद ना रखें। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। डॉक्टर छाबड़ा, थोड़ा सा ही बताएं कि गांव के लोग, खासतौर पर गरीब लोग, उनकी रिहाइशों में बहुत सारी दिक्कतें होती है। जिनका कच्चा घर है उनके तो घर में सीधी बरसात आ पाती है। बताएं कि ये लोग बचाव कैसे करें? देखिए, अगर उनके घर में बरसात आना हो, ये इशू नहीं है, लेकिन अगर पानी जमा रह गया, गीलापन रह गया, तो दिक्कत शुरू हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन हो गया तो कुछ गांव के लोगों में इस तरह का रहता है, वो घर लीप करके बनाते हैं, तो वो लोग अपने घर को जल्दी से जल्दी, जैसे ही सूखापन आ जाए तो उसको जो फंगस अगर आ गई उसको खुरेच के निकाल दें, और खुरेच के निकाल के वापस उसको अच्छे से लीपा करें। या फिर कलर, कुछ भी सिंपल कलर, उनके यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो बस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गरीबी बीच में नहीं आती है। अगर कुछ चीज़ बीच में आता है तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस आती है। तो अगर उनको अवेयर किया जाए कि इसका इतना नुकसान है तो वो उसके 10 रास्ते आराम से ढूंढ करके उसका उपाय कर सकते हैं। और वो तो खुले में, वैसे भी गाँव के लोग जो होते हैं घरों में कम रहते हैं, खुले में ज़्यादा रहते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इस मामले में उनको एलर्जी कम रहती है। डॉक्टर छाबड़ा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फंगस। दरअसल ये चर्म रोगों से संबंधित फंगस तो सुनी गई है, लेकिन फंगस का क्या हमारी सांस या स्वास्थ्य से या फेफड़ों से भी कोई रिश्ता है? जी, बिल्कुल है। देखिए, स्किन पे जो फंगस आती है वो उसके लिए तो जो स्किन के डॉक्टर होते हैं वो मलहम वगैरह लगाते हैं, लेकिन जो फंगस के स्पोर्स या फंगस श्वास नली के थ्रू हमारे फेफड़ों में चली गई तो वो हमारे श्वास नली में और फेफड़ों में कॉलोनाइज हो जाती है, वो वहाँ पर अपना घर बना लेती है, और उससे हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी है, यानी ये फंगस आपके श्वास नली में भी जा सकती है। बिल्कुल, और वहाँ कॉलोनाइज रहती है और हमारा शरीर उससे रिएक्ट करता रहता है और उसमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस करता है। उसकी वजह से हमें जो हमारी श्वास नली है वो सिकुड़ती है और हमारे को पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। एक बीमारी है जिसका नाम है ABP है, एलर्जिक एस्परजिलोसिस पल्मोनरी एस्परजिलोसिस करके जो है, एस्परजिलस जो फंगस है उसके कारण जो होती है, वो उसमें हमको एंटी फंगल ड्रग का भी देना पड़ता है, और हमको सबसे पहले पहचानना पड़ता है कि ये फंगल डिजीज़ तो नहीं है, इसकी वजह से सांस तो नहीं चल रहा है। तो ये बहुत कॉमन है। ये मरीज़ को या आम आदमी को कैसे पता चले कि वो उसके श्वास नली में कहीं फंगस की समस्या तो नहीं है? जी, जैसे समझें आप कि कोई ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट है, एडिक्वेट ट्रीटमेंट पे चल रहा है और डॉक्टर ने प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद भी वो पुअर कंट्रोल्ड है, यानी कि उसको अस्थमा उतना कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, उनकी टेक्निक चेक करते हैं, डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करते हैं। ये जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तो हम करते हैं और एडिक्वेट करते हैं डोज। उसके बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है तो वो अपना टेस्ट कराए एलर्जिक, जैसे एस्परजिलस के लिए जो मैंने बोला है एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, तो उसके लिए स्किन प्रिक टेस्ट होता है। अगर एलर्जन पॉजिटिव आ रहा है तो हमको उस तरफ, और कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं, मेजर और माइनर क्राइटेरियाज जिनको हम बोलते हैं, सीरम IG लेवल भी बड़ा होता है, और इसके अलावा इओसिनोफिलिक सेल्स भी जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जो एलर्जिक की सेल्स होती हैं वो भी अगर बढ़ी हुई हैं तो कुछ इस तरह के, और एक्सरे में निमोनिया, और निमोनिया भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर दिखता है,
तो ये फंगल की वजह से जो शेडोज़ होती हैं एक्सरे के अंदर वो माइग्रेटिंग शेडोज़ आती हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है डॉक्टर की नज़र में कि इसको अंदर फंगस है। और इवन हम स्पुटम में जो बलगम बन रहा है, अगर उसमें हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो डिफरेंट फंगस हम देख सकते हैं। तो इस तरह से पहचाना जा सकता है। डॉक्टर छाबड़ा, थोड़ी सी बात करते हैं निमोनिया की। आम बीमारी है, निकालो या कुछ भी कहिए, बच्चों में भी होता है और बड़े भी इससे ग्रसित हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर अब जब ठंड है और धीरे धीरे बढ़ेगी तो इसमें दिक्कतें बढ़ जाती है। ये निमोनिया ना हो और हो गया हो तो इसका क्या दुष्प्रभाव हमारे बच्चे या बड़े के शरीर पर पड़ता है? जी, देखिए, अभी जो सीज़न है ऑलरेडी हम कोविड-19 पेंडेमिक इरा में जी रहे हैं। उसमें इनिशियली जो कोरोना वायरस है वो नाक से और हमारे गले से एंटर होता हुआ लंग्स में जाता है, वो भी निमोनिया करता है। और दूसरी इन्फेक्शंस जो हैं, जो नॉर्मली हम इससे पहले भी पेंडेमिक से पहले भी देखते थे, वो भी निमोनिया करते हैं, है ना। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या फिर नोज़ोकोमियली में निमोनिया, जो हम हॉस्पिटल के अंदर जब जाते हैं किसी से मिलने, तो उन लोगों को भी अगर उनके संपर्क में आने से अगर हो रहा है, और स्वाइन फ्लू पहले चला करता था, वो भी इसी मौसम में आता था। तो ये सब निमोनिया के जो कॉज हैं, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं अगर आपके पास फीवर है। स्पेशली इस इरा के अंदर आपको अगर ड्राई कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और अभी ये समय सबसे पहले तो हम कोविड-19 के निमोनिया को एक्सक्लूड करें। कोविड-19 का RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो टेस्ट किया जाता है। अगर वो नेगेटिव है तो सबसे जो सेंसिटिव टेस्ट है वो आज की डेट में CT स्कैन है। तो CT स्कैन भी स्पेशल CT स्कैन है जो लो डोज रेडिएशन वाला CT स्कैन करना चाहिए, नॉन स्पाइरल CT स्कैन। तो उसके अंदर अगर पेशेंट को बैकग्राउंड हिस्ट्री है और CT स्कैन के अंदर डिफरेंट लोब्स में अगर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, यानी कि बहुत फैंसी ओपेसिटी जो यूजुअली कई बार एक्सरे में नहीं दिखती है, और या निमोनिया कंसोलिडेशन जिसको हम निमोनिया बोलते हैं वो हो, या फिर इंटरस्टिशियल थिकनिंग हो, तो ये रेडियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो वो अपना एक स्कोर देते हैं, CT सीवियरिटी स्कोर, जो आउट ऑफ 25 दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जिसका जितना सीवियरिटी है उसके आधार पर हॉस्पिटलाइजेशन का भी प्लान करना चाहिए। अगर एक बार आपको ये क्लियर हो गया कि ये निमोनिया कोविड निमोनिया नहीं है, तो हमको दूसरे निमोनियाज इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहाँ दूसरे निमोनिया भी बहुत फ्रिक्वेंट है। तो उनके भी सिंपल एंटीबायोटिक और सिंपल अप्रोच, राइटली अप्रोच से उन निमोनिया को करेक्ट किया जा सकता है। और फॉलो अप में बराबर अपने डॉक्टर से मिलें, जब तक निमोनिया पूरा ठीक नहीं हो जाता, ऐसा डॉक्टर ना बोल दे तब तक उसके फॉलोअप में रहें। अगर पूरी तरह से निमोनिया ठीक हो गया है तो उसका फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन इसको निमोनिया से जिन लोगों को कोमोर्बिड कंडीशन से, लाइक डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, और भी बहुत सारी जो उनको कोमोर्बिडिटी है, एज 60 के ऊपर है, स्प्लीन उनके नहीं है जैसे, तो उनमें स्पेशली वैक्सीन्स का रोल बहुत बड़ा है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हर ईयर लगता है, इन्फ्लुएंजा के लिए जो वैक्सीन होता है वो हर ईयर लगता है, और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के लिए भी हर 5 साल में ये वैक्सीन लगता है। तो ये लगवाना चाहिए, तो हम आगे फ्यूचर के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई डॉक्टर छाबड़ा कि जिस बच्चे को बचपन में निमोनिया हो गया है, थोड़ा सा सीवियर हुआ या ज़्यादा हुआ, तो ज़िंदगी भर उसको लंग्स से संबंधित या श्वास संबंधी दिक्कतें होती हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसे अगर बचपन में रिकरेंट वायरल निमोनियाज हुए हैं तो वो प्री डिस्पोज करते हैं, यानी कि उनको वो पेशेंट आगे जाकर के ब्रोंकियल अस्थमा डेवलप करने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। COPD आगे फ्यूचर में जाकर के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा साइंस बोलता है। उसके अलावा भी जैसे अगर बचपन में कोई वायरल निमोनियाज हुए हैं, अगर उन्होंने उसका असर अपने फेफड़े पे छोड़ दिया है और फेफड़े को परमानेंटली डैमेज किया है, जैसे ब्रोंकेक्टेसिस एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो श्वास नलियाँ वो परमानेंटली डायलेट पड़ी रहती है, चौड़ी हो जाती हैं, और बाकी उसके आसपास का जो फेफड़ा है वो फाइब्रोज्ड हो जाता है। तो ऐसे में वो बलगम जो नॉर्मली सबके बनता है वो लोग बाहर नहीं निकाल पाते। जब वो बाहर नहीं निकाल पाते तो उसके अंदर बार बार कीटाणु लगते हैं,
तो वो लोग जिनका बचपन में निमोनिया हुआ है, वायरल निमोनिया, या फिर जो उनको चिकन पॉक्स की वजह से या किसी भी वजह से निमोनिया हुआ है, वो अगर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है तो आगे जाकर के लंग परमानेंट डैमेज होने के कारण बार बार निमोनिया होता है। डेफिनेटली ये होता है। डॉक्टर छाबड़ा, बहुत बार बहुत सारे रोगों में वंशानुगत या हेरिडिटी की बातें आती हैं। जैसे माना जाता है कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह हृदय रोगों में भी संभावना व्यक्त की जाती है। क्या यही चीज़ श्वास रोगों पर भी लागू होती है? बिल्कुल। जैसा कि श्वास रोग में ब्रोंकियल अस्थमा काफ़ी जो डिजीज़ हैं श्वास लंग से रिलेटेड, काफ़ी डिजीज़ वंशानुगत होती हैं। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा में फैमिली हिस्ट्री हम लोग पहले पूछते हैं, वो खुद पेशेंट भी समझते हैं आजकल और अच्छे से बताते हैं कि नहीं, इनके फादर को भी अस्थमा रह चुका है या मदर को भी अस्थमा रह चुका है, तो चांसेस उन लोगों के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन टीबी में भी देखा गया है कि टीबी में भी अगर डायरेक्टली ऐसे लिंक नहीं है, लेकिन उन लोगों में संभावना बढ़ जाती है जिन लोगों में उनके फैमिली के अंदर टीबी हो। वैसे टीबी जो है वो डायरेक्टली ड्रॉपलेट्स के थ्रू या जो बलगम के थ्रू फैलती है, लेकिन स्टिल बैकग्राउंड में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। लंग कैंसर्स हो गए, लंग कैंसर्स में भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। जब इन्वायरमेंट और जेनेटिक और बॉडी का इम्यूनिटी ये सब एक साथ जब मिलते हैं तब उनका मैनिफेस्टेशन आता है। तो ये बहुत सारी और भी बीमारियां हैं। सीओपीडी के अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, इस और भी बहुत सारी बीमारियां रेयर जो वंशानुगत होती हैं। डॉक्टर छाबड़ा, थोड़ी सी बात करें हमारे स्वास्थ्य की। ऐसा माना जाता है कि भोजन या हम जो पीते हैं, जो खाते हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य से, हमारे बदन से रिश्ता है। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम खाएं पिएं तो हमारे फेफड़े, हमारी श्वास नली और हमारा नाक स्वस्थ रहें? जी, अभी हम वैसे भी कोविड-19 ईरा में रह रहे हैं, तो अभी इम्यूनिटी का काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गया है। लेकिन ये केवल कोविड-19 के लिए नहीं है। हमारा इम्यूनिटी अगर हमेशा अच्छा रहा तो हम दूसरी बीमारियों से डेफिनेटली बचे रह सकते हैं। खान पान का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे खान पान में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी है, विटामिन्स की मात्रा अच्छी है, मिनरल्स हम ढंग से ले रहे हैं और बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स यूजुअली जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट है अगर वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, जिनको एग से एलर्जी है वो लोग अवॉइड करते हैं, फूड एलर्जी जिनको है लाइक पीनट से या जो भी जैसे जो फिशेस हैं उनसे भी अगर एलर्जी है तो वो अवॉइड करें, तो उससे काफ़ी हद तक वो बचाव कर सकते हैं। एक और में आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एल्कलाइन फूड। अगर हम एल्कलाइन फूड लेते हैं लाइक और सिट्रस फ्रूट, एल्कलाइन फूड की पहले बात करता हूँ, जैसे एवोकाडो हो गया या आपके जो भी फ्रूट हैं, ऑरेंज ये और जिन्हें हम खट्टा फल कहते हैं, वो सारे के सारे जो फ्रूट है उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और उन सब का नेचर एल्कलाइन होता है। और ये माना गया है, अभी इनमें आंवला भी शामिल है डॉक्टर? आंवला भी शामिल। आंवला तो प्रचुर मात्रा में विटामिन सी का सोर्स है और जिनमें ये सारे फ्रूट एल्कलाइन भी होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जितना हमारा अभी ये नया रिसर्च है, जितना हमारा बॉडी एल्कलाइन की तरफ जाएगा उतना हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा, और जितना हमारा एसिडिक की तरफ जाएगा, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो सोडा है, काफ़ी लोग सोडा भी पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और इवन जो हमारे जो पानी है, पानी भी एसिडिक अगर है तो वो भी हम अगर उसको अल्कलाइन कर सकें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जितना हम इसको अवॉइड करेंगे हम स्वास्थ्य की तरफ जाएंगे। फास्ट फूड्स हैं वो उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को रेस्पिरेटरी एज वेल एज दूसरी बीमारियों की तरफ ढकेलते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन से खाद्य पदार्थ आप उन लोगों को सुझाव देंगे जिन्हें सांस की दिक्कतें हैं? जैसा कि मैंने बताया कि उनको एल्कलाइन फ्रूट्स रो फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी से प्रचुर फूड खाएं, और जितना हो सके तली गली भुनी चीज़ें ये जितना अवॉइड हो सके वो करें। और आजकल तो ये तक बोला गया है कि वीट भी अवॉइड करें जितना हो सके, बट अभी इन पे रिसर्च चल रहा है। जो बाजरा इनकी तरफ वापस लोग आने लगे हैं क्योंकि इनमें फाइबर्स भी होता है, और जितना फाइबर्स जितना एंटीऑक्सीडेंट जिन चीज़ों में होगा वो आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना के रखेंगे।
डॉक्टर छाबड़ा, जाते जाते, चूँकि सांस की दिक्कतें आते ही आजकल कोविड-19 का भय सबसे पहले पैदा होता है और ऐसा माना जाता है कि ये वायरस आपके फेफड़ों को शायद सबसे ज़्यादा या सबसे पहले प्रभावित करता है, जिस तरह के दूसरे फ्लू के वायरस होते हैं। जी और फ्लू की समस्या आम हो जाती है, लेकिन इन दिनों वो बड़ी बड़ी भयावह है। जी थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या सावधानियां, हालांकि सब डॉक्टर बताते हैं, जी फिर भी ये ज़रूरी है कि क्या क्या सावधानियां बतौर श्वास रोग विशेषज्ञ आप बताएंगे श्रोताओं को लेनी चाहिए। जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जगह अभी ये प्रोपागेंडा चल रहा है कि ये सिंपल फ्लू है, कोविड-19 एक सिंपल फ्लू है। डेफिनेटली एक फ्लू की तरह आता है। 80% लोग जो है माइल्ड सिम्टम के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो 20% लोग हैं उन लोगों में ये मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ के रूप में आता है। उनमें से भी 5% लोगों को उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और आगे की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने उदयपुर वासियों से और मेरे दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि इसको इतना लाइटली ना लें, क्योंकि ये फ्लू तो है बट ये बहुत फास्ट फैलता है, जैसा कि हम सारा डेटा देखते हैं। तो किसी भी गलतफहमी में ना आए, और ये भी पक्का नहीं है कि किन लोगों को ये ज़्यादा डैमेज करेगा। पहले ये माना जाता था कि ओल्ड लोगों को करेगा, जिन लोगों को कोमोर्बिडिटीज़ है लाइक डायबिटिक हैं या कोई किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, बीपी है, उन लोगों को करेगा। लेकिन हम अभी तो ये देखने में आ रहा है कि जो यंग हैं, मेरे साथी डॉक्टर्स जो यंग हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों की बेटरमेंट के लिए निकाली है। हम आपकी सेवा के लिए हम काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो आप सोचिए वो जो 5% लोग हैं, क्योंकि अभी टीवी पे इतना प्रोपेगेंडा, इतना वो न्यूज़ नहीं आ रही है, तो आपको लग रहा है, सब लोगों को लग रहा है कि अभी कोरोना चला गया है। कोरोना गया नहीं है, कोरोना के मामले और ज़्यादा बड़े हैं। अब और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है और मास्क पहनने की ज़रूरत है। ये मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोटेक्टिव हथियार है, उसको आप पहन के रखें। कहीं पर भी जा रहे हैं 1 मीटर की दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं। मुझे पता है कि लोग ये सुन के बोर हो गए हैं, अब फेडअप हो गए हैं, रिज़ाइन हो गए हैं, बट मैं अपने उदयपुर वासियों और मेरे सारे दोस्तों से कहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो सारी जो प्रोटेक्शन और जो केयर आप जानते हैं, सारा नॉलेज भरा पड़ा है, सब लोग जानते हैं। अब समय है इसको इम्प्लीमेंट करने का। मैं आपको हाथ जोड़ करके सबसे विनती करता हूँ कि वो इसको अब इम्प्लीमेंट करें और अपने देश को, अपने सिटी को बचाएं। धन्यवाद। डॉक्टर गौरव छाबड़ा, आपकी ये बात सुनकर उदयपुर स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत आभार।